गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप लोगों का नया वर्ष सफलता लेकर के आए, ढेर सारी सफलता प्राप्त करवाए और आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तराखंड द्वारा आयोजित होने वाली पटवारी और लेखपाल की परीक्षा को टारगेट करके सामान्य हिंदी का 20 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला कर रहे हैं। तो पटवारी लेखपाल के अलावा ये सामान्य हिंदी की टेस्ट श्रृंखला सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज की सामान्य हिंदी की टेस्ट श्रृंखला। इसका पहला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यानी कि दयानंद में कौन सी संधि है? तो दयानंद में संधि कौन सी है? दीर्घ है, गुण है, व्यंजन है या यण है? तो कौन सी होगी? दया धन आनंद। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, दया धन आनंद। तो यहाँ कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो कपीस में गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। कपि धन ईस हो जाएगा, कपीस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि तो है नहीं, तो इसमें है कौन सी? स्वर संधि है। और स्वर संधियों में भी पूछा जाए तो कौन सी है? वृद्धि संधि है। ठीक है, सदा धन एव क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। ठीक है, तो इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। तो आप लोग जानते हैं, समयोग, संयोग व्यंजन संधि, मना और हर्ग विसर्ग संधि, नमः और कार नमस्कार विसर्ग संधि, पो धन अन पवन, ये क्या हो गया आपका? ये स्वर संधि। और कौन सी? अयादि संधि। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी कि कौन सी वर्तनी क्या है इसमें शुद्ध है? तो सही शब्द का चयन करिए। कुल मिलाकर के अधोपतन, आधिपतन, अधापतन या आधा पतन। तो इसमें सही कौन सा होगा? वैसे यदि देखा जाए तो ये दोनों सही है। ठीक है, अधः और धन पतन ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अधोपतन हो जाएगा, संधि, विसर्ग संधि। लेकिन यदि दोनों दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? ये वाला जो शब्द हमारा है ये तत्सम शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। तो अधा पतन हमारा सही उत्तर होगा। तो शुद्ध वर्तनी है अधा पतन, ना कि अधोपतन। ठीक है, इसी तरह से जब आता है मनः कामना और मनोकामना, तो मनोकामना गलत होता है, हम मनः कामना को सही चुनते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि और सृष्टि। ठीक है, तो आप लोग यानी कि इनमें से देख रहे हैं सब लगभग लगभग क्या है? एक ही जैसा बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो शुद्ध है वो कौन सा है? आपका है का है सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, सृष्टि का मतलब निर्माण या पूरा संसार जिसे ईश्वर ने बनाया है वो है सृष्टि। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें है कौन सा अमानक वर्ण है? खा या धा या झा या भा। तो अमानक वर्ण कौन सा है? अमानक वर्ण का मतलब होता है ऐसा वर्ण जो अप्रयोग नहीं किया जाता मानकीकरण में। तो क्या खा है या धा है या झा है या भा है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है? अमानक है? तो
तो अमानक ये है, ये झा है, झा से झरना ऐसे पहले लिखा जाता था, धा ऐसे अब लिखा जाता है, भा ऐसे लिखा जाता है। इसे बोलते हैं क ज क ग ज फ। ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। ठीक है, तो ये ध्वनियाँ किसकी हैं? आप लोग जानते हैं, ना तो संस्कृत की है, ना अंग्रेजी की है, ना दक्षिणी भाषाओं की। ठीक है, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहा जाता है? अनुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल या समानुकूल। तो इसके लिए क्या कहा जाता है? समयानुकूल कहा जाता है। ठीक है, जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे क्या कहा जाता है? समयानुकूल। अगला है जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहा जाता है? आज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहा जाता है? सुदर्शन कहा जाता है, सुगत कहा जाता है, सुगर्दन कहा जाता है, सुग्रीव कहा जाता है। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहा जाता है? सुग्रीव। अगला है जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या अप्रितम। ठीक है, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अलौकिक का मतलब होता है इस लोक का ना हो, स्वर्गिक का मतलब स्वर्ग से संबंधित, अप्रतिभा का मतलब जिसमें प्रतिभा ना हो, और अप्रितम, अप्रितम का मतलब हुआ है कि जिससे समान दूसरा ना हो। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? अप्रितम कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, अतिथि ने भोजन करने की व्यक्ति की, क्या व्यक्ति की? आकांक्षा, इच्छा, उत्कंठा या कामना। तो अतिथि ने भोजन करने की क्या व्यक्त की? आकांक्षा व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की, उत्कंठा व्यक्त की या कामना व्यक्त की। तो भोजन की इच्छा होता है ना, तो अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। संविधान में हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है? आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। ठीक है, तो 343 में क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? उदास होना, नुकसान होना, सिरदर्द होना, शक होना। तो माथा ठनकना का अर्थ जो होता है, उदास होना होता है, या सिर दर्द होना होता है, या नुकसान होना होता है, या शक हो जाना होता है। तो माथा ठनक मतलब आशंका हो जाना या शक हो जाना होता है। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या होता है? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या चोट लगना। तो हाथ को हाथ न सूझना का क्या भ्रम में पड़ जाना? नहीं, आशंका में पड़ जाना। ठीक है, खोए रहना ये भी गलत है। अब क्या हो जाता है? इसका होता है घना अंधेरा होना। ओके, अगला है थाली का बैगन होने का क्या अभिप्राय है? तो थाली का बैगन होने का अभिप्राय क्या है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। तो कुछ लोग तो अंदाजा लगाएंगे गोल मटोल होगा तभी थाली का बैगन इधर उधर लुढ़कता रहता है, अधिक चिकना होता है। तो इनमें ना तो गोल मटोल होना होगा, ना चौड़ा होना होगा, ना अधिक चिकना होगा। सिद्धांतहीन व्यक्ति, थाली का बैगन होना का मतलब होता है इधर उधर हमेशा क्या करना? ठीक है, घूमते रहना। तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला है डींग हाँकना। ठीक है, डींग हाँकना का जो अर्थ होता है वो है सेखी बघारना, बुराई करना, निंदा करना या हंसी उड़ाना। तो डींग हाँकना का अर्थ क्या होगा? सेखी बघारना होगा। ठीक है, ना तो निंदा करना, बुराई करना और हंसी उड़ाना, इनमें से कुछ नहीं होगा, सेखी बघारना। ठीक है, सेखी बघारना तो बड़ी बड़ी बातें कहना। रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय उपमान की समानता जहां पर होती है, या उपमेय उपमान का अभेद्य होता है, या उपमेय उपमान के में जो है ना, उपमेय से उपमान की विशेषता में, या उपमेय से उपमान की हीनता में। तो जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद्य आरोप होता है वहीं पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो ये हो जाएगा आपका।
अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो इसका कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक? ठीक है, तो कौन सा होगा? देखो, मानो हवा के आ गया तो मानो हवा जहां पर आया वहीं पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, उसने कहा मैं घर जाऊं। ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाच्य है? तो यहाँ की आया है ना, तो की होने के कारण क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? ये है, ये है या ये है, ये है। तो अल्प विराम आप जानते हैं क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सूचना, परिपत्र, आज्ञा पत्र या अधिसूचना? तो उसे क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है? नहीं, गलत है। आज्ञा पत्र कहा जाता है? नहीं। ठीक है, परिपत्र कहा जाता है? जी, उसे परिपत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? नियम के क्षेत्र में, आदेश के क्षेत्र में, कर्तव्य के क्षेत्र में या अधिकार के क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता। नियम बताने के लिए, आदेश बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, ठीक है, अधिसूचना पत्र का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पर्यावरण, परि और आवरण, ठीक है, या परिध और आवरण या परिधि और आवरण? तो आप लोग जानते हैं इन दोनों में से होगा, तो होगा परि और आवरण, पर्यावरण। ठीक है, हिरण संधि है। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? सूरदास, केशवदास, बिहारी दास या तुलसीदास? तो बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी दास है। अगला है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, मलिक मोहम्मद जायसी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो कौन है पद्मावत के रचयिता? जयशंकर प्रसाद हैं? नहीं। अज्ञे हैं? नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी? तो पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना क्या है? कौन सी रचना खड़ी बोली की है? सूरसागर, पद्मावत, साकेत और कवितावली? आप लोग जानते हैं। ठीक है, कवितावली तुलसीदास ने लिखी है, लेकिन ये किस में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। साकेत भी नहीं है। ठीक है, खड़ी बोली में लिखा गया है पद्मावत। अभी ऊपर मैंने बताया कि पद्मावत खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य। तो स्टूडेंट्स, ये थे 20 प्रश्नों की श्रृंखला का हिंदी का सामान्य पेपर का सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र की प्रश्नों की श्रृंखला। और आशा है आप लोग लाभ जरूर उठाएंगे इससे। और आप लोग सिर्फ प्रश्नों को मत कीजिए, प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा मैं समझाता हूँ उसी तरह से, यदि कोई इसी से संबंधित प्रश्न आता है जिससे कि उसे आप कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने समूहों में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ मिल करके और अपनी तैयारी जो है हम लोगों के साथ मिल करके अच्छी कर सकें। और साथ ही साथ आप लोगों से यही कहूँगा कि अब अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। बिल्कुल समय नहीं रह गया है, 1 हफ्ते का समय है और 1 हफ्ते में अपना पूरा जी जान लगा दीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।